Hello students, this is third class of case study, chapter first, nature and significance of management. In previous two classes we discussed case study and now we discuss from case study number 31. हमारा ये जो केस स्टडी का एनालिसिस है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, कोई भी केस स्टडी आती है आप उसका पूरे डिटेल में उसका एनालिसिस कीजिए कि वो रियल में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चाहता है केस स्टडी, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर दीजिए। कभी भी केस स्टडी का जो आंसर होता है वो घुमा के मत दीजिए। अगर आप क्वेश्चन को घुमाओगे तो एग्जामिनर समझ में नहीं पाएगा, अल्टीमेटली आपको मार्क का लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको फुल मार्क चाहिए केस स्टडी में तो आप उसी को फोकस कीजिए जो वो एग्जामिनर चाहते हैं। तो चलते हैं केस स्टडी नंबर 31। मैंने केस स्टडी बताया था कि सबसे पहले हम ऊपर का मैटर नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग, लैकिंग मीन्स किसको मिस कर रहा है, किसकी कमी है वहां पे। इन द अबव केसेस एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के में नेचर एक्सप्लेन करनी है। नेचर मीन्स उसकी फीचर बताना कोई। Alpha Limited is a company that manufactures mobile phone and accessories. Its profit are declined nowadays. The sales department blame production department. मैंने आपको एक कीवर्ड्स लिखवाया था, आपको याद होगा तो अच्छी तरह। जहाँ ब्लेम वर्ड आ जाता है मीन्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। आपको याद आया होगा केस स्टडी में। तो देखो, ये फायदा होता है केस स्टडी करने का। फॉर लो क्वालिटी द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। फॉर नॉट सप्लाइंग गुड्स क्वालिटी पार्ट, क्या आप सप्लाई सही नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। सेल वाला प्रोडक्शन को कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाला परचेज डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। तो जब ब्लेम का हमारा कीवर्ड्स आ जाता है, इट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। और मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट मिस है वहाँ पे? कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स आप इसका लिख दीजिएगा, किसको मिस कर रहा है मैनेजमेंट वहाँ पे? कोऑर्डिनेशन को। और उसके नेचर लिख दीजिए, इंटीग्रेटेड द एफर्ट्स, स्पेशलाइजेशन, इस हिसाब से इसके लिख दीजिए। देख लीजिए कितने मार्क का क्वेश्चन है ये। अगर ये 2 मार्क्स का है तो 1 and 1, और अगर 3 का है तो 1 और 2 कंसेप्ट लीजिए 2 मार्क के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट के नेचर बतानी कौन सा है। ए ग्रुप ऑफ people believe that management is a systematic body of knowledge that explains certain general truth and based on logical observation. तो बताइए, हमने नेचर में पढ़ा था आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये हमने 3 डिस्कस किया था। आर्ट की फीचर देखिए, ये फीचर है क्या इसमें, वहां पर पर्सनलाइजेशन एप्लीकेशन जो यहाँ पे नहीं है, तो ये आर्ट नहीं है। प्रोफेशन के 5 फीचर थी जो इसके अंदर कवर नहीं है, तो ये किसका बात कर रहा है? साइंस का बात कर रहा है। तो यहाँ मैनेजमेंट का जो नेचर है वो किसका है? मैनेजमेंट एज ए साइंस। ओके, केस स्टडी नंबर 33। डू यू थिंक यूनिक एंटरप्राइज इफेक्टिव और इफिशियंट, यहाँ इफेक्टिव और इफिशियंट की बात हो रही है कि वो क्या है। वाज देयर डिसीजन इन हायर ए डॉक वर्कर टू अचीव द टारगेट वाज करेक्ट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट अबव। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यूनिक एंटरप्राइज इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन 5000 यूनिट विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम। However, to achieve this target, they hired extra worker on ad hoc. Ad hoc means होता है temporary base पे, and spent around 40,000 extra to pay the ad hoc workers so that target production can be achieved on time. देखिए उसने क्या कर लिया, जो टारगेट था वो अचीव कर लिया टाइम पे,
मीन्स ये क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव है, लेकिन इफिशिएंट है क्या? वो इफिशिएंट वहाँ पे नहीं है, बिकॉज उसने एडॉक बेस पे एम्प्लॉय हायर किए और उसको 40,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगवा दिया उसकी वजह से, तो ये एफिशिएंट नहीं है। तो इफेक्टिव है, तो आप लिख दीजिए इफेक्टिव है। सेकंड में लिखिए कि वाज द देयर डिसीजन टू हायर एडॉक वर्कर टू अचीव द टारगेट वाज करेक्ट, क्या ये डिसीजन करेक्ट था? नहीं था, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि इसमें हमारी 40,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो चुका है। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, या किस कंसेप्ट की बात हो रही है? इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी कंसेप्ट की बात हो रही है। तो आप एक लिख सकते हो कंसेप्ट के बारे में कि बैलेंस ऑफ इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। तो केस स्टडी 33 हमारी क्लियर हो गई। केस स्टडी 34, नेम द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस रेफर, जो ऊपर के केस स्टडी में दिया हुआ है उसका इम्पोर्टेंस बताना है, और दो अदर इम्पोर्टेंस बताने हैं जो इसके से अलग होंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट वांट टू इंक्रीज द सेल बाय 20%, सो सेल डिपार्टमेंट प्लान ऑन ऑफर एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू कस्टमर। फाइनेंस डिपार्टमेंट रेज ऑब्जेक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका ऑब्जेक्शन किया ऑन इट इज दे सेट इट विल बी रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू, कि इससे हमारी रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, एंड कंपनी में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो आप ये बताइए यहाँ पे किस किस का इम्पोर्टेंस क्या कोऑर्डिनेशन की? आपको ये तो पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको 20% सेल को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ ऑफर देना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि इस ऑफर से वजह से हमारे को लॉस हो जाएगा रेवेन्यू का, और हमारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे बताइए इम्पोर्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेशन का? देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं। आपने अगर आपको याद होगा तो एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन के नाम से एक इम्पोर्टेंस था, उसके इफोर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। तो आप फंक्शनल डिफरेंशिएशन लिख सकते हो इसमें। स्टेट अदर टू इम्पोर्टेंस, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है लाइक स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज, इंटीग्रेटेड द एफर्ट्स। तो इस हिसाब से आप इसके इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्टेट द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई लिंक नहीं है, तो 3 लेवल लिख लीजिए, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। बस हमें नाम पूछा है तो आप स्टेट कीजिए ओनली। नेम द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट लेवल फ्रॉम द अबव पैरा। यहाँ कुछ पर्सन दे रखे हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट जॉब करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें बताना कि वो किस लेवल पे है। मिस्टर राजीव एंड अरुण आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर, वेलफेयर वाला कौन होता है? टॉप लेवल होता है। आपने पहले भी क्या स्टडी की थी। देयर जॉब इज वेरी कॉम्प्लेक्स दैट दे हैव टू डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मीन्स जो मिडिल वाले होते हैं उनके जो वर्क है उसका रिव्यू करते हैं। मिस्टर जॉन एंड मिस्टर सिंह आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ डिपार्टमेंट की बात आ रही है, मीन्स वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, मिस्टर जॉन एंड मिस्टर सिंह, और उसके पर्टिकुलर हेड के वर्किंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात आ गई, तो यहाँ पे कौन सा लेवल आ जाएगा? मिडल। वेरी गुड। दे फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे। मिस्टर फिलिप, मिसेज अर्चना, मिसेज कमलेश एंड मिसेज कविता आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कफोर्स। तो बताइए कौन सा लेवल होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है वर्कफोर्स के साथ में? तो ये भी आपका क्लियर है। लोअर लेवल लिख सकते हो, सुपरवाइजर लेवल लिख सकते हो, ऑपरेशन लेवल लिख सकते हो। बस हमें नेम पूछा उसने, बाकी अगर फंक्शन पूछे तो देखिए इसमें फंक्शन इसी के अंदर ही दे रखे हैं सारे, तो केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट केस स्टडी, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट अचीव। ध्यान रखिए, नॉट अचीव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट अचीव नहीं कर पाया। और अदर 2 ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के अलावा 2 ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं वो लिखिए। टोटल आपको पता है कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इसमें आ जाएगा, 2 यहाँ रह जाएंगे। स्टेट 1 वैल्यू इग्नोर, कौन सी वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं। द मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी इफिशियंट एंड इफेक्टिव एंड मेक श्योर ऑल द एम्प्लॉय एंड वर्कर इन हिज टीम परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। मीन्स इफेक्टिव और इफिशियंसी को फॉलो किया जा रहा है। हिज मेन फोकस इज ऑन कॉस्ट कटिंग, सो ही नेवर लिसन्स टू द डिमांड ऑफ वर्कर फॉर इंक्रीजिंग वेजेस। उसका मेन फोकस किस पे रहता है, कॉस्ट कटिंग पे रहता है। इसलिए वो जो लेबर की डिमांड रहती है कि उसकी वेजेस को इंक्रीज किया जाए, उसको वो लिसन नहीं करता, मैं उसको ध्यान नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव की आपको हिंट मिल रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का हिंट मिल रहा है वहां पे। आगे देखिए, ही हैव गिवन नो अपॉर्चुनिटी टू वर्कर ए प्रमोशन, वो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहा। तो ये भी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कर रहा है। एज ए रिजल्ट वर्कर स्टार्टेड बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअटेंडिंग एट ऑल टाइम, मतलब हर टाइम वो दुखी रहते हैं, मन नहीं लगता उनका काम करने में। तो यहाँ पे किस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर किया जा रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। तो और 2 ऑब्जेक्टिव और बता दीजिए, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक यहाँ पे मिस कर रहा है तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। और कौन सी वैल्यू इग्नोर कर रहा है वो आप लिख लीजिए, ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग, या उसके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा, आप कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से। उसकी वेजेज है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेजेस इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस एबो, कौन सा कंसेप्ट की बात हो रहा है। 3 फीचर बताइए इस कंसेप्ट की और वैल्यू बताइए। द मैनेजमेंट ऑफ Amira Limited strongly believe that the member of the organization should work towards fulfill the common organization goal. This requires teamwork and integration of effort of all individual department and specialties. यहाँ से कुछ हमें हिंट मिल रहे हैं। This is a because all the individual and department depend on each other. जिससे एक दूसरे पर डिपेंड होंगे for information and resource to perform their respective department. Manager need to reconcile. Reconcile word भी एक आपको हिंट दे रहे हैं। Difference in approach, timing, efforts and interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals. ये भी आपको एक हिंट दे रहे हैं। तो देखिए 3-4 कीवर्ड्स इसमें आ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स आ गया, रिकंसाइल द एफर्ट्स आ गया, हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स आ गया। तो ये सारी कौन सा कंसेप्ट की बात करते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के आप फीचर्स लिख दीजिए, इंटीग्रेशन द एफर्ट्स, ठीक है, रिकंसाइल, डिफरेंट अप्रोच। तो ये इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड करके इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस एबो, कौन सा ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जा रहा है वो बताइए। एंड टू विल विच कंपनी वांट टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी, वो सोसाइटी के क्या कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है सोसाइटी के लिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसमें दिख ही रहे हैं। चलो केस स्टडी पढ़िए। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, द रेवेन्यू अर्न बाय कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट कॉस्ट। मतलब उसकी जो कंपनी का जो है रेवेन्यू, वो उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए, मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी ऑलवेज द रीजन बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। आफ्टर एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस कर दी, तो भी कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल है। शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू ए बैकवर्ड एरिया, एक बैकवर्ड एरिया में उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर दिया। वे लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट, ताकि लो रेट पे आपको लेबर अवेलेबल हो जाए। तो बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करना कौन सा ऑब्जेक्टिव है, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर स्लोली, तो ये भी एक सोसाइटी के लिए कर रहा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है सोलर वाटर हीटर सिस्टम, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंज्यूमशन कम होगा। तो ये आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल की बात लिख दीजिए।
टू वैल्यू, दो वैल्यू कौन सी है, दो वैल्यू ये लिख दीजिए। तो सोसाइटी के रिगार्डिंग वो बैकवर्ड एरिया में अपना शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड, वो एनर्जी की कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये टू वैल्यू आप इसमें नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। रितु इन ए मैनेजर ऑफ नॉर्थन डिवीजन ऑफ ए लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एट वट लेवल। हमें लेवल पूछा और यहाँ पे देखा आपको डिवीजन। तो डिवीजन किस लेवल में आता है, डिवीजन हेड मिडिल लेवल में आता है। बस यही क्वेश्चन है। और इसके आगे उसके बेसिक फंक्शन पूछे हैं तो फंक्शन लिख दीजिए आप। अपने डिपार्टमेंट में प्रॉपर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अगर इसको इंश्योर करता है, ठीक है। जो लोअर लेवल वाला उसको इंस्ट्रक्शन देता है, इंटरप्रेट करता है कोई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को और उसको फॉरवर्ड करता है लोअर लेवल को। तो ये आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रीजन, 3 रीजन दीजिए स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर नितिन सिंघानिया फादर हैज गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील। ही वांट टू गो द यूएसए फॉर एमबीए बट हिज फादर थिंक दैट ही शुड ज्वाइन द बिजनेस। वो एमबीए के लिए जा रहा है लेकिन उसका फादर चाहते हैं कि वो बिजनेस से ज्वाइन करें। ऑन द बेसिक ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड डू यू थिंक दैट, इमर्जिंग ट्रेंड मीन्स आज के ट्रेंड के हिसाब से सोचिए। डू यू थिंक दैट मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड हिज सन टू यूएसए, क्या उसको बच्चे को यूएसए भेजना चाहिए फॉर एमबीए के लिए। इमर्जिंग ट्रेंड को ध्यान रखते हुए तो हाँ भेजना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा जो बिजनेस है वो क्या बन रहा है, एक प्रोफेशनल बन रहा है। और प्रोफेशनलिज्म कैसे आता है, एमबीए के थ्रू। एमबीए पर्टिकुलर नॉलेज होता है स्पेसिफिक, उसमें उसी चीज़ की नॉलेज दी जाती है ताकि वो एक्सपर्ट बन जाए, प्रोफेशनल बन जाए। तो इमर्जिंग मोड के व्यू में रखते हुए मिस्टर सिंघानिया को अपने जो उसका लड़का है नितिन सिंघानिया उसको यूएसए भेजना चाहिए एमबीए। तो आप इसको रीजन पूछा उसने, तो आप रीजन क्या लिखोगे, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है और उसमें उसको फोकस कीजिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये नॉलेज हमें एमबीए या किसी पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू मिलेगा जिससे हम अपने इसको बिजनेस में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी 41। देखिए केस स्टडी से कभी डरना नहीं है कि केस स्टडी कितनी बड़ी है, कैसे करेंगे। सबसे पहले वही मेथड, सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहे हैं। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में बताना है ही क्रिएट एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज कंडक्टिव टू इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम ऑफ 10 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस, उसने एक इंटरनल एनवायरनमेंट तैयार किया ताकि इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस हो। तो इसका कंसेप्ट हो जाएगा बैलेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। बस सिंपल लिख दीजिए, इसके लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में पूछा है। तो पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम यहाँ इसका जवाब दे देंगे, हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाई इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। अब हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लाइन कोट करनी पड़ेगी और वेरियस फंक्शन पूछे हैं आपको। वेरियस फंक्शन पूछे हैं, क्या क्या फंक्शन है उसके। तो इस फंक्शन के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, Jayant is a working as head relationship manager in a wealth management division of private sector bank. He has created a internal environment which is conducive to an effective and efficient performance of his team of 10 relationship management executive. A typical day at work in Jayant's life consists of a series of interrelated and continuing function. मीन्स ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ही डिसाइड द टारगेट फॉर हिज डिपार्टमेंट। अब देखिए, ही डिसाइड द टारगेट, उसने फंक्शन पूछा कि वो क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, टारगेट डिसाइड किए। तो ये उसका क्या एक फंक्शन है। विच आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड होल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के
ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग है। द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हिज टीम मेंबर इज लेड आउट। कोर्स ऑफ एक्शन आपने लेड आउट किया कि क्या क्या काम करना है। पहले आपने टारगेट सेट किया, फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को ले डाउन किया कि हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। द वेरियस रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय द रिलेशनशिप मैनेजर लाइक एंड पेड विद जीपीएस सिस्टम, अकाउंटिंग, ओपनिंग फॉर्म, ब्रोशर, डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर आर मेड रीडली अवेलेबल टू देम। ये अपने ऑफिस में अवेलेबल करवाया। द एग्जीक्यूटिव आज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू कैरी आउट द वर्क असाइंड टू देम। उसको सफिशिएंट अथॉरिटी दे दी गई एग्जीक्यूटिव को। और एग्जीक्यूटिव कितने थे? 10 एग्जीक्यूटिव थे। Jayant work in close coordination with the human resource manager in order to ensure that he is able to create and maintain a satisfactory and satisfied workforce। तो वो मेंटेन कर रहे हैं वर्कफोर्स को अपने डिपार्टमेंट अच्छे से, थ्रू कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन, मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक फंक्शन है। जयंत inspires them to realize the full potential. He offer them various type of incentive from time to time। इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। Moreover, he keep a close watch on individual performance in order to ensure that they in accordance with the standard। ये हमने अपने नॉर्मल क्लास में डिस्कस किया था कि उसने इंश्योर कर रहा है कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टैंडर्ड सेट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ही फंक्शन है सारे। टारगेट सेट करना कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग। उसको सफिशिएंट अथॉरिटी देता है ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये जो दोनों बातें आएगी हमारी किस में आ जाएगी? डायरेक्टिंग में आ जाएगी। और इंश्योर करना है कि टारगेट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये आ जाएगा हमारा कंट्रोलिंग। तो ये आप लाइन कोड कीजिए और उसको फंक्शन को लिख दीजिएगा। लास्ट केस स्टडी चैप्टर फर्स्ट की। देखिए केस स्टडी का कोई एंड नहीं है। ये केस स्टडी हमने सिर्फ इसलिए कवर कराई है जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, आपको कुछ कीवर्ड्स आपकी टिप्स पे हो जाए। हम एक अलग सीरीज लेके आएंगे सिलेबस होने के बाद में, उसमें हम तो अभी के लिए आप ये केस स्टडी पढ़ लीजिए ताकि आपको कुछ कीवर्ड्स आपको याद रह जाए। फिर हम उसमें एक स्पेशल सेशन लगाएंगे उस कीवर्ड्स को याद करने के लिए। देखिए इस केस स्टडी में क्या पूछा है। कैन संजय बी डिप्लॉय एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सेल एंड मार्केटिंग डिवीजन। तो ही हैज नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री इन मैनेजमेंट। कैन संजय बी डिप्लॉय एट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। क्या संजय को इस पोस्ट पे डिप्लॉय किया जा सकता है? डिप्लॉय मीन्स उसको अपॉइंट करना। थ्रू ही हैज नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री। उसके पास कोई डिग्री नहीं है मैनेजमेंट की, फिर भी क्या उसको अब डिप्लॉय करना अच्छा रहेगा? एक्सप्लेन द गिवन सुटेबल जस्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको बताना है यस या नो। अगर यस है तो उसका रीजन भी देना होगा। और लिस्ट है 2 वैल्यू रिफ्लेक्ट बाय इन एक्ट ऑफ अजय। तो देखिए क्वेश्चन अजय एंड संजय का क्वेश्चन है। अजय एंड संजय आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। संजय हैड लॉस्ट हिज राइट हैंड इन एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड। उसका जो दोस्त था संजय, उसका हाथ एक्सीडेंट में चला गया। दे मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन ए रेस्टोरेंट और बीइंग आस्क्ड संजय टेल अजय दैट ही फील वेरी डिसकाउंटेड इन मैनेजिंग हिज फैमिली बिजनेस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एज इट डज नॉट मैच विद द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अजय नाउ दैट संजय पोजेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इन मैनेजमेंट। अजय जानता है कि संजय इस चीज को अंडरलाइन के लिए संजय पोजेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इन मैनेजमेंट। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। Although he has not acquired any professional degree in department, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है। Therefore he asked Sanjay to wind up the business in India and join him in hotel business in Dubai। उसने कहा आप इसको वाइंड अप कीजिए इंडिया वाले बिजनेस को और दुबई चलिए, वहां पे होटल का बिजनेस संभालिए एज ए असिस्टेंट मैनेजर। तो क्या उसको डिप्लॉय करना सही रहेगा? तो आप ये बताइए कि मैनेजमेंट के लिए क्या ये डिग्री होना जरूरी है? क्या मैनेजमेंट के लिए डिग्री होना जरूरी है? हमने पढ़ा था नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना।
तो क्या वो कर सकता है? आप लिखिए यस कर सकता है। क्यों कर सकता है लिख दीजिए। संजय पॉजिटिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल इन मैनेजमेंट, उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है, और मैनेजमेंट में स्किल्स की जरूरत पड़ती है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं है तो भी चलेगा। और टू वैल्यू, कौन सी टू वैल्यू है? एक तो ये देखिए उसको, उसका स्टूडेंट में हाथ चला गया और उसको वो जॉब दे रहे हैं, तो एक कंपैशन की उसमें आ जाएगा। और एक दूसरी वैल्यू देख लीजिए उसमें कौन सी आ रही है, वो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसमें देखिए लिख रखा है ही फील वेरी डिस्काउंटिंग मैनेजिंग हिज फैमिली बिजनेस। ठीक है, क्योंकि उसके फादर के एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके बाद में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट।